हे एवरीवन, वेलकम टू योर कॉमर्स हब। तो आज अपन कॉमर्स के 2013 के पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। आप में से काफी बच्चे डिमांड कर रहे थे कॉमर्स के पीवाईक्यूज की, तो आपकी डिमांड पे हाजिर है लेक्चर। एंड हाँ, 2012 का पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। टेलीग्राम को आप योर कॉमर्स हब नाम से सर्च कर सकते हैं, बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसका पीडीएफ इस लेक्चर खत्म होने के बाद मैं आपको शेयर कर दूंगी। ओके, स्टार्ट करते हैं अपन 2013 के पीवाईक्यूज के साथ। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन अपना जो आया था वो है द एक्रोनिम पेस्टल, स्टीप एंड पेस्ट आर क्लोजली एसोसिएटेड विद। किससे एसोसिएटेड है? तो देखो, पहले ये जो है बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो पहले अपन बिजनेस एनवायरनमेंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो, आज क्वेश्चन भले ही हम 25 डिस्कस कर रहे हैं, बट कॉन्सेप्ट आपको 25 प्लस देखने को हमें मिलेंगे। टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो पहले डिस्कस करते हैं इसका एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। वो सारी चीजें एक्सटर्नल या इंटरनल जो भी कंपनी के एक फर्म के ऑपरेशन को अफेक्ट करती हैं, उसके रनिंग को अफेक्ट करती हैं, उसके बिजनेस के जो भी चीजें उससे रिलेटेड होती है, चाहे आउटसाइड हो चाहे इंटरनल है, वो सब होता है अपना बिजनेस एनवायरनमेंट। अब इंटरनल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें जो इंटरनली चीजें होती है, जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, राइट, जो उसकी कंपनी की खुद की पॉलिसीज होती है, वो जो अफेक्ट करती है वो हमारे होती है इंटरनल एनवायरनमेंट। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर कंपनी किसी टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रही है और उस टेक्नोलॉजी की वजह से उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, तो ये क्या होगा, इंटरनली कंपनी ने कुछ ट्राई किया, तो इसका होगा ये इंटरनल एनवायरनमेंट। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, वर्क एनवायरनमेंट, कॉर्पोरेट इमेज, ये सब इसका पार्ट होते हैं। अब लेकिन इसको याद करने का तरीका क्या है, इसका मैं आपको एक निमोनिक बताती हूँ। आप बोलोगे भी इतना सारा कैसे याद रहेगा। शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको 5M से याद रखना है। अब 5M क्या है? मैन यानी कि ह्यूमन बीइंग, जो उसका ह्यूमन रिसोर्स है कंपनी का, वो होता है मैन। ओके, ह्यूमन रिसोर्सेज, उसमें क्या आ जाएगा, जो कंपनी के जितने भी ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, राइट, या कंपनी के मैनेजर डायरेक्टर हैं, वो आ जाएंगे एम में, फर्स्ट एम में, जो कि है मैन। सेकेंड एम है अपना मटीरियल, जो होता है हमारा रॉ मटेरियल से रिलेट करते हैं। थर्ड में मनी, फाइनेंशियल एसेट जो कंपनी की है, फाइनेंशियल जितने भी उसकी एसेट है, कहाँ से पैसा ले रहा है, कितना उसके पास फंड्स हैं, वो सब आ जाता है अपना मनी में। मशीन में फिजिकल एसेट्स आएंगे, एंड लास्ट है अपना मेथड्स यानी कि टेक्नोलॉजी। तो 5M कौन से हो गए हमारे? मैन, मटेरियल, मनी, मशीन एंड मेथड्स। तो आपको इंटरनल एनवायरनमेंट आपको 5M से याद रखना है। बात करें अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, देखो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो होते हैं जो कंपनी के आउटसाइड जो चीजें कंपनी को अफेक्ट करे, कंपनी के बाहर वाली चीजें, आउट बाउंड्रीज जो बोलते हैं ना, बाहर बाउंड्रीज जो कंपनी को अफेक्ट कर रही हैं, बाहर की चीजें, वो होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ही हम बोल देते हैं कंटेक्सचुअल। ओके, और बात करें अगर हम माइक्रो एंड मैक्रो की, तो माइक्रो एनवायरनमेंट हमारा होता है टास्क एनवायरनमेंट, यानी कि जहाँ ऑपरेशंस हो रहे हैं, ऑपरेशन एनवायरनमेंट भी बोल देते हैं, जहाँ कंपनी के बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जिस चीज से रिलेटेड। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, देखो ये अनकंट्रोलेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई बाहर के फैक्टर्स कंट्रोल करना कंपनी की मुश्किल हो जाता है, थोड़े बाहर के फैक्टर्स को कंट्रोल करना। बट जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो कंट्रोलेबल होते हैं, क्योंकि कंपनी की इंटरनल अफेयर से रिलेट करते हैं, तो ये कंट्रोल हो सकते हैं। बट जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो है वो क्या होते हैं? अनकंट्रोलेबल। माइक्रो की बात करें तो माइक्रो में आते हैं हमारे सप्लायर्स हो गए, राइट, या फिर हमारे कॉम्पिटिटर्स हो गए या कस्टमर्स हो गए, ये सब माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं, जो डायरेक्टली कंपनी की फंक्शनिंग को या उसके ऑपरेशन को अफेक्ट करते हैं। मैक्रो की बात करें तो ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स वो वाले फैक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट से रिलेट करते हैं, उनकी पॉलिसी से, पॉलिटिकल पॉलिसी, टेक्नोलॉजिकल से, लीगल लॉ से, इन सब चीजों से जो रिलेट करता है मैक्रो एनवायरनमेंट हो जाता है वो। मैक्रो एनवायरनमेंट को हम बोल देते हैं जनरल एनवायरनमेंट, और माइक्रो को क्या बोलते हैं हम? टास्क एनवायरनमेंट या फिर ऑपरेशनल एनवायरनमेंट। ओके, बात करते हैं इसको थोड़े से और डिटेल में, ताकि आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। देखो, मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज एंड कल्चर, ये क्या होते हैं? हमारे कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करते हैं, राइट, कंपनी के अंदर का हिस्सा होते हैं हमारी कंपनी का, जिनसे कंपनी चल रही है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट। ओके, अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमने देखा था माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो कौन सा था हमारा? टास्क एनवायरनमेंट, जिसमें क्या इंक्लूडेड है? कंपिटिटर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज। जनरल एनवायरनमेंट की बात करें तो उसमें आते थे हमारे टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस, इंटरनल डायमेंशंस, पॉलिटिकल, लीगल, ये सब जो भी है। जनरल जो कि इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, स्टीप क्या था? सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल। तो ये सब जनरल एनवायरनमेंट यानी कि माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं, मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। और पैसे सब एक ही चीजें हैं,
बस थोड़ी सी फुल फॉर्म में इनका वो डाल दिया है, इसको स्टीप कर दिया, इसी को घुमा के पेस्ट कर दिया, इसको घुमा के पेस्टल कर दिया है। तो इसको अगर आप डिटेल में देखो, पी से आते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, करप्शन, यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स जो होते हैं, लेबर लॉ, टैक्स पॉलिसी। देखो आज के अगर हम रिसेंट बात करें तो आज ही अपना एक आया है न्यू टैक्स रिजाइम, न्यू बजट आया है, तो उसमें क्या है, न्यू टैक्स रिजाइम आया है, राइट। सारी टैक्स रेट्स चेंज हो चुकी हैं, लिमिट्स चेंज हो चुकी है, 7 लाख वाली लिमिट की बात हो रही है, अब जगह जगह आप पढ़ रहे होंगे, राइट। तो वो सब क्या है, पॉलिटिकल चेंजेस है, जिन पे कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं होता है, अनकंट्रोलेबल है। टैक्स रेट चेंज हो रही है तो कंपनी इसको कंट्रोल नहीं कर सकती, गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट चेंज कर रही, कंपनी इसको कंट्रोल नहीं कर पाती है। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ, कंपनी को उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सचेंज रेट, ये सब इकोनॉमिकल से रिलेटेड हो गए। ओके, इन्फ्लेशन रेट्स, डिस्पोजेबल इनकम। एस की बात करें यानी कि सोशल, जब इसको अब इससे रिलेट करें, डेमोग्राफिक रीजन में जो अपन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं डेमोग्राफिक के बेसिस पे, यानी कि रीजन के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे, तो वो होता है अपना सोशल, यानी कि पर्टिकुलर कस्टमर की डिमांड को देख के, लाइफस्टाइल को देख के, कस्टमर की क्या डिमांड है उसके ऊपर देख के जब करा जाता है वो होता है अपना सोशल। देखो ये सब आपके लिए इंक्लूड किया गया, इसको आप अच्छे से रीड करना। ओके, टी से हो गया अपना टेक्नोलॉजिकल, इसी से आपको क्वेश्चंस और देखने को मिलेंगे। टेक्नोलॉजिकल इंसेंटिव्स, लेवल ऑफ इनोवेशन, ऑटोमेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी, ये सब जो चीजें हैं वो टेक्नोलॉजी में आ जाएंगी। ई से देखो, ये वाला जो ये था वो इकोनॉमिकल था, ये वाला जो है ये है वो एनवायरमेंटल से रिलेटेड करता है। एनवायरमेंट की कंडीशंस, जैसे कि सुनामी, बाढ़, जिसपे कंपनी फर्म का कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो एनवायरमेंटल में आ जाएंगी। लीगल में लीगल लॉज वगैरह, कॉपीराइट लॉज, पेटेंट लॉज, ये सब इसमें आ जाएगा। देखो क्वेश्चन भले ही सेम रिपीट ना हो बट कंसेप्ट रिपीट होते हैं। कॉमर्स में आपको बहुत बड़ा फायदा मिलता है, कंसेप्ट वही रिपीट होते हैं, क्वेश्चन सेम नहीं मिलेगा बट क्वेश्चन इन्हीं में से नया क्वेश्चन बन के आ जाएगा। अब अपन चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या था हमारा, पेस्टल, स्टीप एंड पेस्ट आर क्लोजेस्ट एसोसिएटेड विद। तो अभी हमने पढ़ा किससे एसोसिएट करते हैं, मैक्रो। तो अब आप बोलोगे मैक्रो भी ऑप्शन में तो दिया नहीं है, तो देखो कंटेक्सचुअल एनवायरनमेंट ही मैक्रो होता है। मतलब कंटेक्सचुअल क्या होता है, एनवायरनमेंट की स्टडी। कंटेक्सचुअल का मतलब होता है एनवायरनमेंट की स्टडी। अब जब हम एनवायरनमेंट की स्टडी एक लार्ज एक्सटर्नल फैक्टर को रिलेट करके करते हैं, या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मैक्रो लेवल पे जब एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं, तो हो जाता है हमारा कंटेक्सचुअल एनवायरनमेंट। ओके, देखो अब क्वेश्चन को एनालाइज करना सीखो। अब जैसे कंटेक्सचुअल एनवायरनमेंट से आ गया तो हो सकता है नेक्स्ट आपको इंटरनल एनवायरनमेंट से मिल जाए या माइक्रो एनवायरनमेंट से क्वेश्चन मिल जाए, बट क्वेश्चन इससे जरूर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। इन डेवलप्ड नेशन द नेचर ऑफ फिस्कल पॉलिसी इज यूजुअली, फिस्कल पॉलिसी का डेवलप्ड नेशन में क्या रोल होता है। देखो फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, नॉर्मल जो अगर बात करें अपन स्टेबलाइजिंग पॉलिसी या जो भी होती है, वो क्या करती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टेबल करती हैं, राइट। फिस्कल पॉलिसी होगी, मॉनेटरी पॉलिसी होगी। अपनी दो तरह की पॉलिसी होती है ना, मॉनेटरी एंड फिस्कल। जो मॉनेटरी होती है वो आरबीआई कंट्रोल करती है, राइट। फिस्कल गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो ये सब क्यों होता है, इन्फ्लेशन पे, सप्लाई रेट पे या एक्सचेंज रेट पे कंट्रोल लाने के लिए ही तो पॉलिसीज होती है ना। मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए पॉलिसी होती है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, स्टेबिलिटी पॉलिसी। इसको थोड़ा सा और डिटेल में बढ़े तो स्टेबिलिटी पॉलिसी क्या होता है, जो मॉनिटर बिजनेस साइकिल को एडजस्ट करना है, उसकी बेंचमार्क लगा देती है कि भाई उससे नीचे हमको जाना नहीं है, उस पर मॉनिटर रखती है कि भाई अगर कोई डेवलप नेशन है, वो अपना मतलब सब कुछ करके डेवलप हो चुका है, तो उसको पोजीशन मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। तो एक डेवलप नेशन क्या चाहेगा, जो उसकी आज पोजीशन है वो मेंटेन रहे, उससे नीचे ना गिरे, तो उसके लिए उसको पूरी मॉनिटरिंग रखनी पड़ती है, उसे एक बेंचमार्क डिसाइड करना पड़ता है, भाई जो जीडीपी है इससे नीचे नहीं गिरना है, इससे ऊपर जाओ लेकिन नीचे नहीं गिरना है। ओके, यहीं अगर अपन एक्सपेंशनरी पॉलिसी की बात करते हैं तो वो कौन सी होती है, ग्रोथ को बूस्ट करने वाली जो पॉलिसी होती है वो होती है एक्सपेंशनरी। तो यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी की बात जो हो रही है डेवलप नेशन में, वो होती है स्टेबलाइज की। वो डेवलप नेशन चाहेगा कि वो अपनी पॉलिसी को स्टेबलाइज रखे। ओके, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दिया, इसको रीड करना। देखो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे अपन स्टेबिलिटी और कंट्रोल इन्फ्लेशन की बात करी, इसके जो आंसर था, इसके और क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं या फीचर्स हो सकते हैं, वो सब यहाँ पे मैंने लिखे हैं। जैसे कि डेवलपमेंट बाय इफेक्टिव मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन, इंक्रीजिंग नेशनल इनकम, ये सब आपको रीड करना है। और जो ये चीजें हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी अभी एक्सप्लेन की, वही सब है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रेटेजी वाज अडॉप्टेड फ्रॉम डैश प्लान इन इंडिया। अब यहाँ पे 5 ईयर प्लान की बात हो रही है, तो कोई थोड़ा स्टैटिक सा क्वेश्चन हो जाता है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे रटना पड़ता है, बट इसका आप आंसर इजिली निकाल सकते थे अगर आप थोड़ा सा अपनी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ाए सोचें। तो देखो एक्सपोर्ट की बात हो रही है, और आपको पता है एक्सपोर्ट कब चालू हुआ था, या कंपनी ग्लोबलाइज, इंडिया ग्लोबलाइज कब हुआ था, 1991 में जो अपनी पॉलिसी आई थी, एलपीजी पॉलिसी आई थी, राइट, ध्यान होगा आपको।
तो उसमें क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की बात की थी। ग्लोबलाइजेशन को अगर अपन ले, मतलब उसमें क्या था, उनको सेक्टर्स खोलने थे कहाँ कहाँ पे, फॉरेन ट्रेड के लिए, ताकि फॉरेन ट्रेड करेंगे, अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को फॉरेन में सेल करेंगे, उससे हमें हमारे इंडिया में फॉरेन करेंसी आएगी, जिससे इकोनॉमी की कंडीशन अच्छी होगी। फॉरेन की करेंसी आएगी तो इकोनॉमी के हम स्टेबल हो पाएंगे, राइट। तो ये कब आया था, देखो 5 ईयर प्लान है, 5 ईयर प्लान अपना आया था 1992 में। तो अगर आपको इसका ईयर भी ध्यान होता ना कि भाई किस ईयर में कौन सा प्लान आया था, तो अब इसे इजीली निकाल सकते थे कि 1991 में एलपीजी पॉलिसी ऐसी जहाँ ग्लोबलाइजेशन की बात हुई थी, और 1992 में 5 ईयर प्लान आया था, एक्सप्लोर लेट ग्रोथ स्ट्रेटेजी की बात हो रही है, ओके। तो इसको आप इजीली निकाल सकते थे। अब आपको क्या करना है, इनके ईयर्स ध्यान रखने, तो यहाँ पे मैं आपको दे दिया सारा, इसको अब अच्छे से रीड करना। 5 ईयर प्लान 5 जो भी क्वेश्चन में पूछे हैं वो सारे इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। देखो 8 कब आया था, 1992 एंड 1997 तक चला था 5 ईयर प्लान, ओके। बिगनिंग ऑफ, देखो इसमें लिखा हुआ जो मैंने सब बोला आपको सब इसमें लिखा हुआ भी है, ठीक है। चलो, इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टेबलाइजिंग पॉलिसी मेजर इन इंडिया डू नॉट इंक्लूड, अभी क्या बोल रहा है कि इकोनॉमिक पॉलिसी क्या इंक्लूड नहीं करता है। अभी हमने बात की थी स्टेबलाइजिंग पॉलिसी की, थोड़ा सा मैं आपको हमें कॉन्सेप्ट दिए भी, आपको रीड करना। तो मार्केट बेस्ड प्राइसिंग की बात करते हैं, कंट्रोल बजट डेफिसिट, उसमें ये होता है ना, मॉनिटर करना होता है, चीजों को मॉनिटर करना, उसके एक बेंचमार्क और बैलेंस ऑफ पेमेंट करेक्शन की भी बात की थी। लिबरल ट्रेड पॉलिसी की बात यहाँ पे नहीं की थी। अब देखो लिबरल ट्रेड पॉलिसी क्या होता है कि भाई सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा देना, टैरिफ क्वाटा जितनी भी लिमिटेशंस है ना, कि क्वाटा जो रखते हैं, टैरिफ टैक्स रेट्स होती है, वो हटा देना। उसकी बात तो नहीं कि लिबरल होता है अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो यहाँ पे उस चीज की बात नहीं करी गई थी। बाकी ये चीज इंक्लूडेड, तो बाकी तीनों चीजें इंक्लूडेड, इसका आंसर हो जाएगा थे। इसमें अपन से पूछा है नॉट इंक्लूडेड, ओके। आपको इस पे भी ध्यान देना है, कई बार अपन नॉट को नोटिस नहीं करते हैं और इसकी वजह से अपना आंसर गलत हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। इफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ₹40 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 40% ऑफ सेल्स, फिक्स कॉस्ट है 4,80,000। देखो इन क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। अगर मैं यूजीसी नेट की बात करूं तो लास्ट ईयर जो अक्टूबर में एग्जाम हुए थे, उसमें ये क्वेश्चन आया था। उसमें ऐसा आया था कि जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आते हैं, एक तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आ गया, और एक जो सेकंड क्वेश्चन आया था इसका, उसमें पूरा इसके दे दिए फिक्स वेरिएबल सब कॉस्ट वगैरह दे दी, और इसको बेस बना के 5 क्वेश्चन पूछे गए। और अगर आपको इसके फॉर्मूले ध्यान होंगे तो आपके यहाँ से 10 मार्क्स आराम से पक्के हो रहे थे। तो हो सकता है इस बार सेट में भी ऐसा अपन को दे दिया जाए, ओके। अब देखो फिक्स कॉस्ट को देखते ही आपको दिख रहा है कि अपन को सेल्स नहीं दी हुई है, पर यूनिट सेल्स दी हुई है, कॉस्ट का, वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज दिया हुआ है, एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी परसेंटेज दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, पहले आप खुद सॉल्व करना, खुद ट्राई करना, फिर मैं बताती हूँ आपको भी। देखो फिक्स कॉस्ट हमको दी हुई है 4,80,000, ओके। फिक्स कॉस्ट को देखते ही आपके माइंड में आना चाहिए बीईपी। बीईपी का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो। अगर अपन को रुपीज में निकालनी हो और यूनिट्स में निकालनी हो, क्या करेंगे, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो जब अपने पास बीईपी आ जाएगा, उसके बाद हमको मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज दिया हुआ है सेल्स के ऊपर। अब आपको पता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है हमारा वो सेफ पॉइंट जहां तक आपको लॉस नहीं होगा। जैसे कि ये अगर आपका बीईपी पॉइंट है और ये आपकी करंट सेल्स है, तो इसको जो बीच का पॉइंट है ये आपका हो जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी कि करंट सेल्स एंड बीपी सेल्स के बीच का डिफरेंस, ओके। अगर ये करंट सेल्स और बीपी सेल्स का डिफरेंस निकालते हो तो अपने पास आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एंड इसका परसेंटेज ऑन सेल्स क्या दिया हुआ है, 60% दिया हुआ है। अगर ये 60% है और हम माने कि सेल्स हमारे पास 100% है करंट सेल्स, तो बीपी सेल्स आप इजीली निकाल सकते हैं। बीपी सेल का परसेंटेज सेल्स पे क्या हो जाएगा, 40%। तो अब आपको बस कुछ नहीं करना, टोटल सेल्स निकालनी है, सीधा बीपी सेल से डिवाइड कर देना है। ये पूरा हॉस्पोज हो गया, घबराओ मत, आगे मैंने पूरा इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। देखो देखो एकदम क्लियर एक्सप्लेनेशन है, यहाँ मत जाओ, यहाँ देख लो। ये पूरा आ गया अपना वेरिएबल कॉस्ट, पीवी रेशियो निकालना था हमको बीपी के लिए, तो यहाँ पे अपन ने कंट्रीब्यूशन निकाल के पीवी रेशियो निकाला, बीपी आ गया। अब आपको यहाँ चीज क्या ध्यान में रखनी है, जो जिसके बराबर हो उसका तो कर दो भाग, यानी कि 8 लाख किसके बराबर है, 8 लाख का परसेंटेज क्या है, बीपी का परसेंटेज क्या है। अभी हमने देखा 60% अगर सेल्स का परसेंटेज है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज है सेल्स पे, तो बीपी का परसेंटेज क्या हो जाएगा, 40। देखो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, एक एक चीज में अच्छे से डिफाइन की है। तो जो जिसके बराबर उसका कर दो भाग, 40 का भाग कर दिया, और जिसकी निकालनी हो, निकालना क्या हमें, सेल्स फाइंड आउट करनी है ना, तो सेल्स का क्या कर देंगे, जिसकी निकालनी है उसकी कर दो गुना, मल्टीप्लाई, जो जिसके बराबर हो उसका कर दो डिवाइड, जिसकी निकालनी है उसकी कर दो मल्टीप्लाई। तो इससे आपका क्या आ जाएगा, सेल्स। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि आपको भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, तो आप क्या करते हैं, 8 लाख अपॉन में 40 करते,
मार्जिन ऑफ जो निकालने अभी मिलता है ना, जो निकालने से कर दो गुना यानी कि मल्टीप्लाई, तो निकालना क्या होता, अगर क्वेश्चन पूछते मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो आप यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कर दे। ओके, बट अभी हमसे क्या पूछे, सेल्स पूछे, तो सेल्स का रेशियो क्या है 100, तो इस पर अपने क्या कर दिया, आंसर आ जाएगा। ओके, 100 से मल्टीप्लाई करके। बढ़ते हैं आगे। देखो आपके लिए पूरी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करिए, आगे जितनी प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन है सबकी प्रेजेंटेशन एकदम बेस्ट प्रेजेंटेशन आपको मिल रही है। तो बात क्या करना, बस खाली फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना ताकि सबकी हेल्प हो सके। आपकी हेल्प के लिए मैं अगर पूरी प्रेजेंटेशन एंड वीडियो बना सकती हूँ तो आप तो इतने कर सकते हैं कि आपके फ्रेंड की हेल्प के लिए इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ओके, while preparing statement of affairs of company which has gone into liquidation in schedule A items are shown। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ लिया, लिक्विडेशन के शेड्यूल्स पूछ लिए। आपको ध्यान में रखनी है लिक्विडेशन की लिस्ट जो होती है, लिस्ट ए से लेकर एच तक लिक्विडेशन की लिस्ट है, आगे मैंने इंक्लूड करी है, वो भी आप देख लेना। वो उसमें से पूछा कि लिस्ट ए में क्या इंक्लूड होता है, तो उसमें क्या जाएगा, एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। अब आपको क्या ध्यान रखना है, जो पेमेंट का सीक्वेंस भी पूछे थे यूजीसी नेट में पूछा गया है, पेमेंट का सीक्वेंस पूछे थे भाई, किस सीक्वेंस में उसका पेमेंट होता है लिक्विडेटर के, तो आपको वो भी ध्यान में देना है। देखो द डिटेल्स ऑफ पर्टिकुलर्स लिस्ट ए की बात करें तो फ्री एसेट्स आ जाते हैं इसमें, जो एसेट्स दैट आर नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, अभी क्वेश्चन में यही पूछा था लिस्ट ए में। ओके, लिस्ट बी की बात करें तो एसेट प्लेज स्पेसिफिकली प्लेज वाले आ जाते हैं, लिस्ट सी में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आ जाते हैं, लिस्ट डी में डिबेंचर्स होल्डर आ जाएंगे, ई में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आ जाएंगे, एफ में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जी में इक्विटी शेयर कैपिटल एंड एच में सरप्लस या डेफिशिएंसी। अब एक चीज जो आपको ध्यान देनी है, जो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, आपको ध्यान देना कि जो लिस्ट बी है, एसेट प्लेज स्पेसिफिकली राइट इन फेवर ऑफ सर्टेन क्रेडिटर्स, इसका मतलब क्या हुआ, जो एसेट गिरवी रखी हुई है, पहला जो लिस्ट ए में तो वो पेमेंट हो रहा है जो गिरवी नहीं रखी हुई है, बट जिनके ऊपर कोई क्रेडिट मतलब जो गिरवी रखी हुई है, उसके बाद कोई लोन वगैरह लेने के लिए गिरवी रखी हुई है असेट, वो लिस्ट बी में आती है। उसमें आपको ध्यान रखना कि कोई अगर डेफिशिएंसी हो जाए हो जाएगी लिस्ट ई में अनसिक्योर्ड में। अब इसका एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं कि कोई बिल्डिंग आपको लोन लेना था, 3,000 का लोन लेना था आपको बैंक से, और 3,000 के लोन के लिए आपने अपनी कोई बिल्डिंग को गिरवी रखा, बिल्डिंग की वैल्यू थी 2,000। ओके, तो जो 2,000 के लिए मतलब 2,000 तो सिक्योर्ड होगी ना, 3,000 का लोन है, 2,000 के लिए तो जो फर्म है, कंपनी है, बैंक है, वो सिक्योर्ड हो गया। बाकी जो बचा 1,000 वो जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में, और जो 2,000 जिसके लिए गिरवी रखा है वो आ जाता है अपना लिस्ट बी में। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो जिसके लिए गिरवी रखा है जो सिक्योर्ड है वो तो अपना आ जाएगा लिस्ट बी में, एंड जो अनसिक्योर्ड अगर जैसे कि 2,000 सिक्योर्ड था, अनसिक्योर्ड क्या होता है यहाँ पे 1,000, तो 1,000 अपना आ जाएगा लिस्ट ई में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में। ये चीज आपको ध्यान में देनी है। नेक्स्ट अगर अपन सीक्वेंस की बात करें तो आपको दोनों साइड के सीक्वेंस देने हैं, याद रखने हैं। ये यूजीसी नेट के पेपर में पूछा गया है सीक्वेंस कि किस सीक्वेंस में पेमेंट होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फर्स्ट होता है अपना लीगल चार्जेस, फिर अपन लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस करते हैं, लिक्विडेटर रेमिशन। इसमें देखो याद करने का तरीका, जो लिक्विडेटर होगा जो कंपनी का पूरा मेंटेन कर रहा है, उसके स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहा है, तो पहले क्या करेगा, लॉ के चार्जेस तो पहले मेन है, उसके बाद वो खुद का खर्चा पानी निकालेगा, खुद के एक्सपेंस निकालेगा, खुद का रेम्यूनरेशन निकालेगा। वो सब करने के बाद वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के ऊपर आएगा, फिर डिबेंचर होल्डर्स के ऊपर आएगा, देन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर। अब आपको ये तो पता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस मिलती है, इसलिए वो पहले आ गया, एंड लास्ट में क्या देंगे हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में देनी है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर 7 पूछा गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के बारे में, अमालगमेशन। देखो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। यूजीसी नेट में अब जो पैटर्न चेंज हुए हैं उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का डिटेल भी पूछ लेते हैं कि 4-5 आइटम दे देते हैं और बोल देते हैं कि भाई इन्वेंट्री वाले में जैसे अगर मैं बात करूँ तो इसमें कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी। तो इतना डिटेल में सेट का लेवल नहीं आएगा मुझे लगता है जैसे सर। तो आपको क्या करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नेम याद करना है। हो सकता है अगली बार पूछ ले 14 में कौन सा आता है, 15 में कौन सा आता है, सेकंड में कौन सा आता है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। देखो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है। अमालगमेशन पूछ लिया कि नेचर ऑफ मर्जर इंक्लूड होता है, परचेज इंक्लूड होता है या बोथ। तो ये देखो अमालगमेशन की बात की ना, तो अमालगमेशन आपको पता है कि मर्जर और परचेज दोनों में होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। अब याद करने वाली चीज़ें क्या है जो आपको और देखनी है, मर्जर और परचेज की जितनी भी कंडीशंस होती हैं वो आपको पढ़नी है एक तो। ओके, बाकी आपको पढ़ने हैं इसके फॉर्मूले, पुलिंग बैक मेथड होता है या फिर असेट वैल्यू मेथड, असेट बैक मेथड होता है, जो भी जितने मेथड्स होते हैं आपको वो देखने हैं, आपको अपनी कॉर्पोरेट की बुक में मिल जाएगा। ओके, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखो
इस क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा भागना मत, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन देखिए घबराना मत। 2 मिनट अगर आप सॉरी अगर थोड़ा सा आप 1 मिनट भी इसको दे दोगे तो आपके 2 मार्क्स पक्के हैं। ओके, देखो अब छोटे मोटे क्वेश्चन जैसे आते हैं वो अगर आप आधे मिनट में कर लेते हो तो यहाँ आप इस क्वेश्चन को 1.5 मिनट तो दे सकते हो। ओके, ABC वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। इनका क्या आ गया, 4:3 रेशियो में 2 में शेयर कर रहे थे। 1 अक्टूबर को C रिटायर्ड हो जाता है। रिटायर्ड होने के बाद जो उसकी कैपिटल थी, उनकी कैपिटल क्या थी, 60, 75 एंड 45,000। ओके, A and B continue to carry on the business for 6 months without settling the account of C। अब वो बोल रहा है कि भाई 6 महीने के मतलब जो रिटायर्ड हो गया उसके बाद जो 6 मंथ के लिए उन्होंने करा बिजनेस कंटिन्यू किया, उस टाइम सी का अकाउंट सेटल नहीं हुआ था। सी का अकाउंट सेटल नहीं हुआ था तो उस टाइम जो प्रॉफिट कमाया 50,000 कमाया। तो वो बोल रहा है कि सी फॉर हिज अनसेटल अमाउंट, मतलब सी को कितना पेमेंट करना है उसके अनसेटल अमाउंट के लिए। अब देखो ये सी के ऑप्शन पे है, सी चाहे तो मांग सकता है। वो बोलेगा कि तुमने भाई मेरा अकाउंट सेटल नहीं किया है, तो वो क्या बोलेगा कि उसको प्रॉफिट जो उन्होंने प्रॉफिट कमाया, चाहे सी रिटायर्ड हो गया था बट इस प्रॉफिट में 50,000 के प्रॉफिट में वो अपना हिस्सा मांग सकता है। और जो हिस्सा मांगेगा वो आपको ये 4:3:2 ये कंफ्यूज करने के लिए दिया, ये आपको नहीं देखना हिस्सा मांगेगा, वो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है इस कैपिटल के थ्रू। इस कैपिटल के थ्रू न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे तो 15 से देखो तीनों डिवाइड हो रहे हैं, आपका निकल जाएगा न्यू रेशियो। चिंता मत करो, आगे इसका एक्सप्लेनेशन है। एंड और क्या मांग सकता है वो, कैपिटल। देखो कैपिटल कितनी है, 45,000। सी का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ, लेकिन ए और बी के जो फर्म पार्टनर्स हैं उनके ऊपर लाइबिलिटी है 45,000 की, उनके ऊपर भार है, अभी सी का पैसा उनके पास पड़ा है। तो अब सी पार्टनर तो है नहीं, तो ये क्या है, जो ये कैपिटल है वो हमारे बन जाएगी सी के लिए, मतलब ए और बी के लिए लोन बन जाएगा। और इस लोन के ऊपर तो उनको देना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो 45,000 के ऊपर इंटरेस्ट कितना होता है लोन का, 6% इंटरेस्ट लगेगा। एंड 1 अक्टूबर को रिटायर्ड हुआ है तो 1 से लेकर 31 के बीच में अगर अपन करें तो 6/12 यानी 6 मंथ का आपको इसका इंटरेस्ट मिल जाएगा 6% उस पार्ट सी को। तो जो इंटरेस्ट का अमाउंट एंड जो उसके प्रॉफिट का अमाउंट, वो दोनों उसकी चॉइस है, वो ले सकता है। अब ये सब कहाँ डिफाइन किया गया, कौन से सेक्शन में बताया, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। देखो ये हिंदी में देख लेना, ये देखो इसका पूरा ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको क्या ही चाहिए। न्यू प्रॉफिट रेशियो निकाला, अमाउंट पेबल टू क्या होगा, इंटरेस्ट 6% अमाउंट शेयर एंड शेयर इन प्रॉफिट। ये इसका आ गया सी शेयर इन इंटरेस्ट पूरा आ गया, और सी शेयर इन प्रॉफिट 45,000 का 6% एंड सी का शेयर जो इसमें है प्रॉफिट में। ओके, जो ये 3/12 है ये क्या है, इसका रेशियो है 3/12। ओके, इसके शेयर में इसका प्रॉफिट मिल जाएगा। देखो आगे सेक्शन 37 में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 37 में ये बात कही गई है कि अगर कोई आउटगोइंग पार्टनर है, वो उसका अकाउंट अभी तक सेटल नहीं हुआ है, तो उसके पास राइट है प्रॉफिट में शेयर लेने का एंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन द अमाउंट ऑफ शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ फर्म। देखो मैं वापस बोल रही हूँ, ये सब PDF पूरा जितना भी नोट्स आपके लिए ही बनाए गए, फ्री में प्रोवाइड हो रहे हैं, तो आप इसका फायदा उठाओ और इसको स्क्रीनशॉट लेके उसको अच्छे से रीड करना। तो मैं आपको बेसिक से बता रही हूँ कि इसमें क्या है इंक्लूडेड है। एक तो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल जाएगा एंड उसके इंटरेस्ट पे मिल जाएगा उसको परसेंटेज। ओके, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, इन प्रैक्टिस द बिजनेस फर्म्स फॉलो द अप्रोच ऑफ, बिजनेस फर्म प्रैक्टिस कौन सी अप्रोच फॉलो करती है, तो कोई भी बिजनेस फर्म वो भी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का प्रॉफिट फॉलो करती है। तो एकदम इजी सा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का अप्रोच फॉलो करती है। ओके, आंसर वर्किंग कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज 21,28,000। देखो लेक्चर को एंड तक देखना क्योंकि आगे भी मैंने काफी चीजें इंक्लूड करी आपकी काम की। मैं वापस बता रही हूँ, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, क्वेश्चन चाहे रिपीट ना हो लेकिन कॉन्सेप्ट आपको इनमें से देखने मिलेंगे। यूजीसी नेट के पेपर में 2 साल से पिछले एनालिसिस कर रही हूँ, सेम यही क्वेश्चन इन्हीं के बेस बना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्किंग कैपिटल दी हुई है हमें, वर्किंग कैपिटल देखती पहले तो आपको वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला माइंड में आना चाहिए, जो कि है करंट एसेट अपॉन में करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ओके, एंड हमको दिया हुआ टोटल डेब्ट्स दिए हुए, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स दिए हुए एंड करंट रेशियो फाइंड आउट करना है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का होता है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो देखो टोटल डेब्ट्स में से अगर आप लॉन्ग टर्म डेब्ट्स माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, करंट डेब्ट। क्वेश्चन में को इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इस करंट डेब्ट को ही आप करंट लायबिलिटी मानेंगे। जब आपके पास करंट लायबिलिटी आ जाएगी एंड आपके पास पता है वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, तो ये अमाउंट आपको फाइंड आउट हो गया, ये पता है, इसको यहाँ लेके जाएंगे, एड डाउन होगा तो करंट एसेट आ जाएगी, करंट एसेट आ जाएगी तो इसका करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, देखते हैं इसका आगे। ये देखो पूरा इसमें इंक्लूड किया गया है, इसको आप देखना अच्छे से और समझना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इफ
द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज वीकर देन इनकम इफेक्ट, द डिमांड कर्व विल बी। अभी क्या बोल रहा है कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट वीकर है इनकम इफेक्ट से, यानी कि प्राइस चेंज होने पर भी, प्राइस इंक्रीज होने पर भी या प्राइस डिक्रीज होने पर भी उसके रिलेटिव गुड पे कस्टमर शिफ्ट नहीं हो रहा है, और उसका इनकम इफेक्ट है वो ज़्यादा उसको कर रहा है, भारी पड़ रहा है उसके ऊपर। ओके, डोमिनेट कर रहा है, इनकम इफेक्ट बोले तो डोमिनेट कर, तो ऐसा कब होता है? गिवन गुड्स के केस में होता है। देखो ये चीज़ें होती है थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकल ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती इतनी। गिवन गुड्स क्या होते हैं? हाईली इंफीरियर गुड्स। अब इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स जिनकी डिमांड डिक्रीज हो रही है, प्राइस डिमांड डिक्रीज हो रही है इनकम इंक्रीज होने पर, यानी कि अब देखो इनकम इंक्रीज हो रही है तो डिमांड भी इंक्रीज होनी चाहिए था ना, नहीं, बट गिवन गुड्स के केस में से होता है डिमांड डिक्रीज हो रही है इनकम इंक्रीज होने पर। ऐसा क्यों होता है? जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है यानी कि आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज होती है, और परचेजिंग पावर कब कब इंक्रीज होती है? जब किसी चीज का प्राइस फॉल होता है। देखो अगर किसी गुड का प्राइस फॉल हुआ तो आप गिवन गुड्स के केस में बता रही हो, तो आप क्या करेंगे? इंफीरियर है, आप सुपीरियर पे शिफ्ट होना चाहेंगे, राइट? सुपीरियर पे शिफ्ट होना चाहेंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि चाहे उस प्राइस फॉल हो रहा है तो भी डिमांड उसकी बढ़ रही है, यानी सॉरी, प्राइस फॉल हो रहा है तो भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है दूसरे रिलेटिव को तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या इसके मतलब क्या हुआ? अब अगर एग्जांपल से बताऊं मैं आपको, देखो जैसे ज्वार और बाजरा की अपन बात करें, एक साइड में अपना है ज्वार और बाजरा, ओके, तो इनके प्राइसेस क्या हुए? फॉल हुए, ओके, प्राइसेस फॉल हुए। तो अगर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की बात करें, अगर इसके प्राइस फॉल हुए तो कंज्यूमर को इसको और कंज्यूम करना चाहिए था, राइट? सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की बात करें, क्यों? क्योंकि सब्सटीट्यूशन में क्या होता है, जो चीपर होता है कमोडिटी, कंज्यूमर उसके ऊपर जाता है। बट इसकी प्राइस फॉल होने पर भी कंज्यूमर इस पे नहीं गया, कंज्यूमर शिफ्ट हो रहा है, अपनी शिफ्ट कर रहा है राइस एंड बाजरा पे शिफ्ट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कंज्यूमर हाईली अब सुपीरियर पे शिफ्ट होना चाह रहा है, मतलब उसकी इनकम बढ़ गई है, चाहे परचेजिंग पावर बढ़ गई है, इसलिए वो अब सुपीरियर गुड प्रेफरेंस करेगा, सुपीरियर गुड को प्रेफरेंस देगा, राइट? यानी कि राइस या व्हीट को प्रेफरेंस देगा वो, ठीक है? अब इसमें क्या हुआ? देखो जो हमारा नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड जो कहता है कि डिमांड का हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, बट गिवन गुड के केसेस में डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होता, डिमांड का हमारा पॉजिटिव स्लोप यानी कि अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ओके? इसमें क्या होता है? नेगेटिव इनकम इफेक्ट हो जाता है, यानी कि इनकम इफेक्ट क्या हो गया हमारा? डोमिनेट कर रहा है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को, देख लो ना, सब्सटीट्यूशन चाहे प्राइस कम हो रहा है तो भी कंज्यूमर क्या कर रहा है? अपनी इनकम पे फोकस कर रहा है, उसकी इनकम ज्यादा है इसलिए वो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने जा रहा है, ओके? देखो इसका आंसर हो जाएगा पॉजिटिवली स्लोप्ड, आंसर नंबर 11, ओके? द फर्स्ट कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एज पर इंडिफरेंस कर्व अप्रोचेस, क्या कंडीशन है? देखो ये तो आपको पता होगा, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, इसका थर्ड। अब आपको क्या करना है? इसकी और बाकी कंडीशंस रीड करनी है, इंडिफरेंस करनी है, और कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों अप्रोच पढ़ने हैं, ठीक है? अब जो ये डायग्राम है इसको देखो, आईसी कर्व ये टेंजेंट है बजट लाइन के, ये भी एक कंडीशन है, इसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत रीड करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व? देखो पहले तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनाते हैं अपन। देखो टाइम कम पड़ा है, तो आपको क्या करना है? खाली अपने जो आपके नोट्स हैं वो ही आप रेफर करो, इधर उधर मटेरियल के पीछे मत भागो। जो आपके बीकॉम वाले नोट्स हैं या आपके जो भी नोट्स हैं उन पे आप जाओ, इधर उधर मटेरियल के पीछे देखो। ये अपना है लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व, इन छोटे छोटे ये है अपने छोटे शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व, इन्हीं से तो बन रहा है ना एक लॉन्ग रन। तो ये क्या एक एनवलप की शेप में बन रहा है, इसलिए इसको एनवलप कर्व बोला गया है। ये शॉर्ट रन से बन रहा है, छोटे शॉर्ट रन कर्व से बन रहा है, तो इसलिए शॉर्ट रन कर्व से बन रहा है, जनरेट हो रहा है, वो भी आ गया इसमें। पढ़ते हैं इसके ऑप्शन। इट इज नोन एज एनवलप कर्व, बात सही है। इट इज ए प्लानिंग कर्व फॉर फर्म, ये भी बात सही है, प्लानिंग कर्व होता है ये। इट इज जनरेटेड बाय शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, अभी बताया, तो ये बात भी सही हो जाएगी। इसमें क्या पूछा? इनकरेक्ट, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, ओके? अभी ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं कि आपको ऑप्शंस पे घुमा सकते हैं, जैसे यूजीसी नेट के एग्जाम्स में होता है। द स्वीजी मॉडल ऑफ किंग डिमांड कर्व इन ओलिगोपॉली मार्केट एक्सप्लेन। देखो ओलिगोपॉली क्या होती है? वो मार्केट जहाँ पे फ्यू फर्म्स होती हैं, डिफरेंट ब्रांड के प्रोडक्ट्स डिफरेंट ब्रांड के ऊपर डील्स करती हैं, फ्यू फर्म डिफरेंट ब्रांड के ऊपर, यानी कि प्रोडक्ट्स क्या हो गया हमारे हेट्रोजीनियस होते हैं इस मार्केट में, और मार्केट में फ्यू फर्म्स होती हैं।
तो अब ओलिगोपॉली मार्केट क्या करे, प्राइस कैसी रखेगी। देखो ओलिगोपॉली में क्या होता है ना कि एक मार्केट का बिहेवियर दूसरी फर्म को अफेक्ट करता है। अगर एक फर्म अपने प्राइस डिक्रीज कर रही है तो उसका बिहेवियर दूसरे फर्म को भी अफेक्ट करेगा। दूसरी फर्म भी अपना प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए, अपने ब्रांड को बढ़ाने के लिए क्या करेगी, प्राइस को डिक्रीज करेगी। इसलिए उनको इस कंडीशन के लिए ऐसे डिक्रीज होता रहेगा तो उनको ही लॉस हो जाएगा, या इंक्रीज होता रहेगा तो भी सही नहीं होगा। तो इस चीज में क्या हो जाएगा, जो फर्म है वो क्या करेंगी, प्राइस रिजिडिटी मेंटेन रखती हैं। अब आपको क्या करना है, ओलिगोपॉली, मोनोपॉली, मोनोलिस्टिक जितने भी है ना, मोनोपोलिस्टिक है या फिर जितने भी डुओपॉली, उन सब के बारे में पढ़ना है आपको और उनके डायग्राम्स भी देखने हैं। ये मैंने थोड़ा सा इसमें इंक्लूड किया है, जो मैंने एग्जांपल्स ये सब वही हैं, इसको अपडेट करना। In a large population with heterogeneous characteristics, the most appropriate method of sampling to be used is, देखो पेपर 1 में आपको मैंने सैम्पलिंग टाइप्स बताए थे, उनमें से मैंने आपको बताया भी था कि दो जो है रैंडम सैम्पलिंग में अगर हम जब देखते हैं तो उसमें रैंडम या जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में देखते हैं उसमें इसके जो 3 पार्ट्स है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड एक और जो था वो अपना हेट्रोजीनियस था। जो एक और कौन सा था ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। बाकी देखो ये तो होमोजीनियस होता है सिंपल वाला, स्ट्रेटिफाइड में हेट्रोजीनियस करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, और जो इसमें आता है वो आप मुझे नाम बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड, जहाँ पे हेट्रोजीनियस करेक्टरिस्टिक्स की बात होती है। नेक्स्ट कौन सा है वो मैंने आपको सैम्पलिंग वाले में बताया है, उसको देखो अगर आपको नहीं पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ बायस ड्यूरिंग सैम्पल। देखो बायसनेस कब आती है सैम्पल कलेक्ट करने में, जब आप जान उसके कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्शन में गड़बड़ कर रहे हैं, या उसके एनालिसिस में कर रहे हैं, या सैंपल के सिलेक्शन में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा फॉल्टी सिलेक्शन ऑफ सैंपल। ये बात भी सही, इससे बायसनेस होती है। कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन से होती है, एनालिसिस इन फॉल्टी एनालिसिस कर रहे हैं, तो देखो ये सारी बायसनेस के, इसका आंसर हो जाएगा ऑल दी अबव। अभी देखो ऑल दी अबव वाला है, ये तो 2000 पेपर 13 का था इसलिए आपको ये दिख रहा है, बट हो सकता है इस साल आपको ऑल दी अबव वाला नहीं मिले, इसको आपको ऑप्शंस भी थोड़ा सा उलझा देंगे। In a question of correlation, the value of R is 0.64 and the probable error is this दिया हुआ है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इस पे आप थोड़ा रिस्क वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, इसको आप तुक्के से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत टाइम चला जाएगा, कैलकुलेटर तो अलाउड होता नहीं है अपने पे, तो इसको आप तुक्के से सॉल्व कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला अगर पूछ लिया जाए तो आप फॉर्मूला इसका ये, कई बार नेट के एग्जाम में इसका फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है, तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान देना है और सॉल्व करना, तो भाई आप फिर रिस्क वाली बहुत होगी, टाइम बहुत लग जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आ जाना। देखो ये कैसा निकलेगा, रूट टेन वगैरह जैसे, तो रूट टेन का अगर इधर कन्वर्ट करेंगे, रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, इस तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा। इसको आप देख लेना। बढ़ते हैं आगे। एडिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल व्हेन, अब ये सब रिसर्च के पार्ट है, ऑपरेशन रिसर्च जो हम एमकॉम में पढ़ते हैं सब उसके पार्ट है। इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, इवेंट्स आर डिपेंडेंट, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब जो यूजीसी नेट में पूछा जाता है वो ऐसा था कि बायस थ्योरम हो गया, एडिशन थ्योरम हो गया, या फिर जो सब्ट्रैक्शन वाली होती है पॉइजन थ्योरम हो गया, इन सब के आपको फॉर्मूले दे दिए जाएंगे मैच द कॉलिंग में, फॉलोइंग आपको उसको मैच करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये 2 फॉर्मूले मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया एडिशन वाले, इसको आप ध्यान में देना। ये एक और बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से एक और क्वेश्चन पूछा गया इसके कांस्टेंट के बारे में, तो आपको बायनॉमियल के, पॉइजन के, जितने भी आपको सारे कॉन्सेप्ट ध्यान में देने हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है मटेरियल तो आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप टेलीग्राम को ज्वाइन करो योर कॉमर्स हब नाम से, और आप मुझे पर्सनली भी वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको जो मटेरियल चाहिए होगा मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी। तो ये सारे इसकी कॉन्स्टेंट्स हैं, ये थोड़े रटने वाले फॉर्मूला वगैरह थोड़ा ध्यान से देखने पड़ेंगे आपको। बायनॉमियल की बात करें तो उसमें देखो 2 चांसेस होते हैं, या तो सक्सेस की ओर जाता है या फेलियर की ओर, 2 ही पॉसिबल आउटकम्स होते हैं इसके। फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं, और आउटकम ऑफ ईच ट्रायल मस्ट बी इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के। ओके, तो ये थोड़ा बायस थ्योरम के बाद थोड़ा सा है, या आप रीड कर लेना। टेक्निक्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल आर यूजफुल इन, देखो मैनेजरियल कंट्रोल की टेक्निक्स क्या करता है, देखो जैसे कि एग्जांपल दूं, स्टैंडर्ड एक अपना होता है स्टैंडर्ड एंड एक अपना होता है एक्चुअल। तो एक हम स्टैंडर्ड बनाते हैं, कंपनी क्या करेगी एक स्टैंडर्ड बनाएगी कि भाई इतना उसको प्रोडक्शन करना है, और उसको फिर क्या करेगी एक्चुअल से कंपेयर करेगी, यानी कि दोनों का स्टैंडर्ड एक्चुअल का गैप देखेगी ना, तो यही होता है मैनेजर कंट्रोल का। सिलेक्शन ऑफ प्लांट लोकेशन नहीं, आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं, आइडेंटिफाई गैप बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में गैप को ढूंढना ही मैनेजर कंट्रोल का काम होता है। मैनेजर क्या करेगा, गैप को फाइंड आउट करेगा। ओके, कंडक्टिंग शेड्यूल मीटिंग्स इवनिंग, आंसर नंबर 3।
द फंक्शन ऑफ अट्रैक्टिंग, रिटेनिंग एंड डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज, तो इसका आंसर है अपना टैलेंट मैनेजमेंट। देखो, अगर खाली अट्रैक्टिंग की बात करता है, जहाँ पे खाली जॉब को एडवर्टीजमेंट की तरह एडवर्टीजमेंट देके कलीग उनको बुलाया जाता है, तो वो हो जाता है रिक्रूटमेंट करना, जहाँ पे पूरा प्रोसेस चलता है। सिलेक्शन, देखो पूरा इंटरव्यू वाला जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट चलता है। सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जॉब ऑफर जो देते हैं उनको रिटेन करके रखते हैं, एम्प्लॉयज को रिटेन हो जाता है। ओके, एंड इसमें क्या बोला, अट्रैक्टिंग भी बोला, रिटेनिंग बोला, एंड डेवलपिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सबकी बात करें तो ये टैलेंट मैनेजमेंट का काम हो जाता है। ओके, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है, उनको डेवलप किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग वो वाला इसमें आ जाता है। बट इसमें हमको क्या बोला, ह्यूमन रिसोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अट्रैक्टिंग, रिटेनिंग सबकी बात की, तो टैलेंट मैनेजमेंट का फंक्शन इसमें सब कुछ इंक्लूड हो गया ना, इसलिए टैलेंट मैनेजमेंट आएगा। Which one of the following is not covered under corporate governance? तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, एक फर्म है, उसके अंदर की पॉलिसीज, उसकी मॉनिटरिंग, उसके सब कुछ, डायरेक्टर की मीटिंग, डायरेक्टर के बारे में सब कुछ, उसके रोल्स, शेयर होल्डर के स्टेक होल्डर, जिनके भी सबके रोल्स हैं उनके बारे में जो डिफाइन होता है वो होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ओके, कंपनी के इंटरनल अफेयर्स की यहाँ बात करें तो इसमें CSR इंक्लूड होता है। देखो ये CSR है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसे UGC में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी जो लिमिट्स होती हैं उसको सीक्वेंस में पूछा जाता है कि कितने लिमिट होती है, 500 लाख जो भी लिमिट्स है वो सब इसमें पूछी जाती हैं। एथिक्स से रिलेटेड बिजनेस, ये भी इसमें इंक्लूड होता है। रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ये भी इंक्लूड होता है। गवर्नमेंट मॉनिटरिंग, तो गवर्नमेंट मॉनिटरिंग इसका पार्ट नहीं है, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है यहाँ पे। गवर्नेंस से आपको ये नहीं करना कि गवर्नमेंट मॉनिटरिंग, नहीं नहीं, ये इसका पार्ट नहीं है, कंपनी की गवर्नेंस की बात हो रही है। ओके, अब आपको क्या पढ़ना है, जो मैं आपको बताती हूँ UGC नेट के हिसाब से जो क्वेश्चंस आते हैं। तो डायरेक्टर्स का जो है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का जो रोल है, देखो इसके बारे में आपको पढ़ना है। पहले तो कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वुमेन डायरेक्टर्स कितनी होती हैं, और डायरेक्टर को कौन सी मीटिंग में कब कब शामिल होना चाहिए, और साल में कितनी मीटिंग्स होनी चाहिए, और डायरेक्टर कब प्रेजेंट होना चाहिए, ये सब आपको इसके बारे में पढ़ना है, नेट में पूछा जाता है। ओके, ये थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। सिस्टम, रूल, प्रैक्टिस, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है। ये इसके की टेक वेज हैं, इनको अच्छे से रीड करना। ओके, देखो जितना मेरे से पॉसिबल होगा उतना मैंने सारा कुछ मटेरियल्स पे इंक्लूड किया है, तो आपको इधर भटकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ FW टेलर? टेलर एंड फ्योल, ये हम बिजनेस में पढ़ते थे, तो आपको वही देखना है। साइंटिफिक मैनेजमेंट, टाइम एंड मोशन स्टडी, डिफरेंशियल वेज, ये सब टेलर के पार्ट होते हैं। मॉडर्न मैनेजमेंट है वो इसका पार्ट नहीं है। अब आपको क्या पढ़ना है, फ्योल के प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, टेलर के जितने भी स्टडीज हैं वो पढ़नी है, टेक्निक्स पढ़नी है। ओके, इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू, स्टाफिंग किससे रिलेटेड होता है, तो स्टाफिंग में क्या होता है, देखो पूरा जब उसका रिक्रूटमेंट स्टाफिंग वाला प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, पहले तो टेस्ट वगैरह होंगे, इंटरव्यूज होंगे, उसके बाद उनको सेलेक्ट करा जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद उनको क्या होगा, उनको ओरिएंटेशन, इंडक्शन वाला प्रोसेस होता है। तो ये पूरा एक क्या ऑर्गेनाइज करती है ना कंपनी का, ऑर्गेनाइज वे में चलता है, पूरा एक स्ट्रक्चर वे में चलता है, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग। लीडिंग की बात करें तो लीडिंग वाला कॉन्सेप्ट हम डायरेक्टिंग में पढ़ते हैं। डायरेक्टिंग में मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, तो लीडिंग को आप डायरेक्टिंग से रिलेट कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 4th। द स्ट्रेटेजी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट विद हाई इंट्रोडक्टरी प्राइस इज कॉल्ड। अब देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर तो आप ट्रिपल चॉपर कितने भी स्टार लगा दीजिए, UGC नेट में हर बार ऐसे क्वेश्चन आता ही है, तो सेट में पक्का चांसेस है जितने भी प्राइसिंग पॉलिसीज है आपको वो पढ़नी है। पेनिट्रेशन की बात करें तो पेनिट्रेशन होता है जहाँ पे कंपनी इनिशियली क्या करती है, प्राइस प्रोडक्ट के लो रखती है, यानी कि प्रोडक्ट का प्राइस इनिशियली लो रखती है क्योंकि उसको मार्केट में अपनी जगह बनानी है, पोजीशन बनानी है, मार्केट कैप्चर करनी है। ठीक है, वैसे तो सारी मार्केट कैप्चरिंग स्ट्रेटेजीज हैं, बट अगर इसकी बात करें पेनिट्रेशन की तो उसमें क्या होता है, इनिशियली प्राइस लो होते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे मार्केट कंज्यूमर को उसकी आदत पड़ जाती है तो उसके बाद में प्राइस क्या कर देती है, हाई। इसका अगर आप एक लाइव एग्जाम्पल लो तो अपना है महान जियो, जो कि स्टार्टिंग में एकदम फ्री किया गया था, फिर जैसे देख रहे हो आज की डेट में उसके आप चार्जेस दे सकते हो कितने हाई हैं। ओके, जैसे कि आपको जियो फाइबर मिल रहा है, आज भले आपको चार्जेस कम लग रहे हो, लेकिन आने वाले दिनों में देखना उसके चार्जेस कैसे बढ़ा दिए जाएंगे, स्पीड कम कर दी जाएगी। तो ये सब चीजें क्या है, पेनिट्रेशन मार्केट कैप्चरिंग के तरीके हैं। उससे पहले जब जियो नहीं आया तो उससे पहले तो स्पीड के लिए कैसे पूरी वीडियोस भी नहीं अपन ढंग से देख पाते थे, कितने महंगा पैकेज पड़ता था। तो ये क्या हो गया, कैप्चरिंग। स्कीमिंग स्ट्रेटेजी, स्कीमिंग से याद करना है आपको, स्कीम द क्रीम, यानी कि ऊपर ऊपर की मलाई उठा लो, मतलब क्या हुआ,
देखो, कोई कंपनी है, नए प्रोडक्ट पे काम कर रही है, नई इनोवेशन लेकर आई है, तो नया कुछ लेके आई है तो उसका खुद का कितना कॉस्ट आया होगा, टेक्नोलॉजी का, हर चीज़ का उसको कॉस्ट आएगा। तो इसमें क्या करती है, जब नया प्रोडक्ट है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, ऐसा प्रोडक्ट इंडस्ट्री में मार्केट में आया ही नहीं है, तो इसलिए वो क्या करती है, एकदम प्राइस हाई रखती है, ताकि इसकी जितनी भी कॉस्ट है, टेक्नोलॉजी वाली कॉस्ट है, वो उसकी कॉस्ट क्या हो जाए, कवर हो जाए। फिर जैसे ही थोड़ा टाइम होता है, वैसे सिमिलर प्रोडक्ट्स बनने लगते हैं, मार्केट में कंपटीशन बढ़ने लगता है, कॉम्पिटिटर्स आने लगते हैं, तो कंपनी उस टाइम क्या करती है, अपने प्राइस लो कर देती है। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया, विद हाई इंट्रोडक्टरी प्राइस, इनिशियली हाई। पेनिट्रेशन में अभी हमने पढ़ा कि लो प्राइस होते हैं, जिसमें हमने जियो का एग्जांपल लिया था। स्कीमिंग में क्या होता है, इनिशियली हाई प्राइस होते हैं, ताकि एक बार जो कंपटीशन नहीं है उसकी कॉस्ट कवर हो जाए, बड़ी जो कॉस्ट होती है वो कवर हो जाए, फिर जैसे कंपटीशन बढ़ता जाएगा प्राइस लो हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा स्कीमिंग। बात करते हैं अब अपन पुल एंड पुश स्ट्रेटेजी। जैसे मैं आपको बताया कि एनालाइज करना है, आपको सारे ऑप्शंस को अच्छे से देखना है, और मैंने हर क्वेश्चन में आपको सारे ऑप्शन एक्सप्लेन किए ही हैं। पुल स्ट्रेटेजी, पुश स्ट्रेटेजी। पुल क्या होती है, देखो पुल वर्ड से आपको पता है अपनी तरफ खींचना। जब आप कोई इन्फॉर्मेशन को खुद सर्च करते हैं, जैसे कि आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए तो आप क्या करेंगे, उसको गूगल सर्च करेंगे, राइट, उसकी इन्फॉर्मेशन लेंगे, क्या रेंज है, इस साइड पे कितने का मिल रहा है, उस साइड पे कितने का मिल रही है, पूरी आप रिसर्च करते हैं। तो उस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को आप जब खुद सर्च कर रहे हैं ना, आप खुद उस प्रोडक्ट तक पहुंच रहे हैं, तो वो हो जाता है पुल स्ट्रेटेजी। और पुश की बात करें तो जब आपको पुश किया जा रहा है एडवर्टीजमेंट के थ्रू, जैसे कि आप कोई पेज गूगल पे कुछ सर्च करें, तो उस पेज में हमने देखा होगा साइड में एड्स चल रही होती हैं, जो कि आपने नहीं पूछा है किसी से, आपको फिर भी एड्स शो हो रही हैं, या पॉपअप मैसेज आते रहते हैं, राइट। तो ये जब क्या पुश स्ट्रेटेजी है, आपने कुछ सर्च नहीं किया है, बट वो मार्केट कैप्चरिंग का तरीका है उनका, कि वो आप तक वो इन्फॉर्मेशन, वो एड्स प्रोवाइड करता जा रहा है, ठीक है। इसको देखो यहाँ पे मैंने डिटेल में दिया है। हो सकता है नेक्स्ट पूछ ले कि इनबाउंड मार्केटिंग कौन सी होती है। इनबाउंड होती है अपनी पुल, और आउटबाउंड मार्केटिंग कौन सी हो जाती है, अपनी पुश स्ट्रेटेजी। तो इसको आप डिटेल में रीड करना, सब मैंने आपको पढ़ा दिया है, ओके। तो ये अपने हो गए हैं 25 क्वेश्चन। तो देखो, ये आप लेक्चर आपकी ही डिमांड पे आया है, तो इस पर अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही आएगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ऑन लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आप करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।